नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ये दिखाई दे रहा था उस दिन से जब से सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ये फैसला किया कि गवर्नर और राष्ट्रपति इनके पास जो विधेयक भेजे जाएंगे विधानसभा से पास करके, इनको एक तय समय सीमा में इनको मंजूरी देनी होगी। अगर तय समय सीमा में मंजूरी नहीं दी जाती तो इसको डीम्ड एसेंट समझ लिया जाएगा। अब आप समझिए, संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं। संविधान ये कहीं नहीं कहता कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास जो विधेयक जाएंगे उन पर मंजूरी देने के लिए उसको कितना समय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाधिकार चेष्टा करते हुए, एग्जीक्यूटिव के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करते हुए अपनी जो मर्यादा है, अपनी शक्तियों की जो सीमा है, उसको लांघते हुए ये फैसला दिया। इस तरह के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है, लेकिन इसका अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को है, सुप्रीम कोर्ट की किसी बेंच को नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब कह रहे हैं तो इसका मतलब होता है कम से कम 5 जज होने चाहिए। ये संविधान और कानून से जुड़ा हुआ मामला है। तो चूँकि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर जो है ये प्रतिबंध लगाया गया था, संविधान के दायरे से बाहर जाकर ये फैसला दिया गया था, तो जवाब राष्ट्रपति की ओर से गया। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है, उसमें 14 सवाल पूछे हैं, राय मांगी है। कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 143A इस बात की व्यवस्था देता है कि कानून के किसी बड़े मसले पर या फिर किसी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। तो मैं जो भाषा बोल रहा हूँ वो राजनीतिक भाषा बोल रहा हूँ कि सरकार ने मोर्चा खोला है। राष्ट्रपति मोर्चा नहीं खोल सकते सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वो सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल वो जो संविधान से जुड़े हुए हों, जो संविधान सम्मत हों, और सवाल ऐसे हों जो संविधान में शक्तियों का बंटवारा है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का बड़ा स्पष्ट बंटवारा है कि कौन क्या कर सकता है, किसकी क्या सीमा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसका उल्लंघन किया। तो 14 सवाल जो है राष्ट्रपति ने पूछे, द्रौपदी मुर्मू जी ने पत्र भेजा है और बड़ा साफ साफ पूछा है। और ये सवाल जो है वो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से जुड़े हुए हैं, विभिन्न आर्टिकल्स से जुड़े हुए हैं। ये सवाल पूछे गए हैं संविधान के अनुच्छेद 200, 201, 361, 143, 143, 142, 145 ब्रैकेट में 3 और 131, 131। इनसे जुड़े हुए सवाल हैं। कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं है, सब संवैधानिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए और संविधान का हवाला देते हुए, संविधान का उद्धरण देते हुए ये सवाल पूछे गए। पहला सवाल है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास अगर विधानसभा से पास होकर कोई विधेयक आता है तो उसके पास क्या विकल्प है? क्या उसे मंत्रिमंडल की राय मानने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं है? राष्ट्रपति ने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये राष्ट्रपति और राज्यपालों के संवैधानिक अधिकारों में कटौती करता है। और ये उन्होंने कहा नहीं है, मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों में कटौती का अधिकार नहीं है। तो जो आर्टिकल 143(1) के तहत सलाह मांगी है राष्ट्रपति ने, इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहते हैं। अगर आपको याद हो, भूले ना हो, राम जन्मभूमि के मामले में भी राष्ट्रपति के जरिए, क्योंकि सरकार सीधे नहीं मांग सकती, राष्ट्रपति के जरिए मांगती है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा जाता है और सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जाती है, कानूनी और संवैधानिक सलाह। तो राम जन्मभूमि के मामले में भी सलाह मांगी गई थी और मुझे अगर ठीक याद है तो ये PV नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उस समय मांगी गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने विचार विमर्श के बाद ये तय किया कि ये मामला जो है ये आस्था का सवाल है, ये संविधान और कानून का प्रश्न नहीं है, इसलिए उसका उत्तर देने में वो सक्षम नहीं है। ये जो अभियान चला, ये जो बात शुरू हुई कि राम जन्मभूमि का मामला, कहा गया कि बीजेपी तो संविधान नहीं मानती, विश्व हिंदू परिषद संविधान को नहीं मानती और जो है इस मामले को वो संविधान से ऊपर बता रही है, ये
बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद ने नहीं कहा, ये देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ है और आस्था के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं दे सकता। तब से ये शुरू हुआ कि राम जन्मभूमि का मामला या फिर किसी भी धर्म और मजहब से जुड़ा हुआ इस तरह का मामला जो है, वो आस्था से जुड़ा हुआ जो भी मामला है वो संविधान और कानून के दायरे से बाहर जाता है। अब ये जो सवाल 14 पूछे हैं राष्ट्रपति ने, इसका जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान पीठ बनानी पड़ेगी। ये 5 जजेस की संविधान पीठ की व्यवस्था बनाई गई थी तब सुप्रीम कोर्ट के कुल जजों की जो संख्या है वो बहुत कम हुआ करती थी। उस समय 12 या 13 हुआ करती थी। अब सुप्रीम कोर्ट फुल जो बेंच है CJI सहित, उसकी संख्या, उसकी जो है स्ट्रेंथ 34 हो गई है, इस समय 33 है। तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ी बेंच बनानी पड़ेगी और अब तक जो सबसे बड़ी बेंच बनी है वो है 13 जजेस की। तो ये ऐसा सवाल है जिसमें मैं एक संभावना की बात कर रहा हूँ कि 13 से ज़्यादा जजेस की बेंच बननी चाहिए, संविधान पीठ बननी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ये अधिकार के दायरे में है कि वो सिर्फ 5 जजेस की संविधान पीठ बनाए। 5 जजेस का होना अनिवार्य है किसी भी संविधान पीठ के लिए। राष्ट्रपति ने पूछा है कि क्या बिल पर फैसला लेते समय राज्यपाल या राष्ट्रपति को मंत्रियों से सलाह लेनी पड़ेगी। फिर सवाल पूछा है कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। संविधान कहता है नहीं दी जा सकती, लेकिन ये बात नहीं कही है राष्ट्रपति ने। उन्होंने सीधे चैलेंज नहीं किया है, उन्होंने पूछा है कि ज़रा हमें आप संविधान के अनुसार बताइए कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। उसका मतलब ये है कि अगर नहीं दी जा सकती तो फिर आपने फैसला कैसे दिया, आपने सुनवाई कैसे की। ये सवाल दरअसल सुप्रीम कोर्ट से है और इस सवाल के जरिए ही ये बताने की कोशिश की गई है कि आपने अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है, आपको संविधान प्रदत्त जो शक्तियां हैं उसके दायरे से आप बाहर गए हैं। और फिर पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये बता सकता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर कब और कैसे फैसला करें, जो करने की कोशिश इस जजमेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने की है। क्या राज्यपाल जब कोई विधेयक जो विधानसभा से पास विधेयक है उसको राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को क्या सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी पड़ती है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस जजमेंट में कहा गया है कि आपको अगर संवैधानिक मामला है तो हमसे सलाह लेनी चाहिए। ये किसने तय कर दिया? जो बात भारत के संविधान में नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कैसे आ सकती है। फिर जो सवाल है, अगला सवाल भी ये कोर्ट को बताने के लिए कि आपने अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है। पूछा गया सवाल ये पूछा गया है, क्या किसी विधेयक के कानून बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अगर कोई सरकार, कोई विधानसभा या संसद कानून बनाती है तो और उसको चुनौती दी जाती है तो वो इस बात की जांच करे कि वो संविधान के दायरे में है कि नहीं। संविधान में जो शक्तियां मिली हुई हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसका मतलब ये है कि वो टेस्ट करता है, वो एक तरह से जो है कसौटी होती है किसी कानून को कसने की कि वो संविधान का टेस्ट पास करता है कानून की नहीं। इतना ही काम है सुप्रीम कोर्ट का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का। और फिर पूछा गया कि क्या, मतलब कायदे से पूछा तो ये जाना चाहिए था, क्या संविधान ये नहीं कहता लेकिन ये नहीं कहा है। पूरी शालीनता का ध्यान रखा है, सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखा है और ये ध्यान रखते हुए इस पत्र में जो सवाल पूछा गया है, क्या कानून और संविधान से जुड़े बड़े मामलों पर विचार के लिए उसे संविधान पीठ के पास भेजना चाहिए, जो कि अनिवार्यता है जिसका पालन नहीं किया गया। क्या संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का उपयोग करते हुए वो ऐसा फैसला दे सकता है जो संविधान के अनुरूप नहीं हो, या ये कहें सवाल में तो ये पूछा गया है कि जो संविधान के विरुद्ध हो। ये फैसला ऐसा ही है जो संविधान के विरुद्ध है, संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है। और फिर सवाल है कि क्या केंद्र और राज्य के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए
केवल व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 131 के तहत ही है, कोई और व्यवस्था नहीं है। और पत्र में ये भी कहा गया है कि ये सवाल समय सीमा से सिर्फ जुड़े हुए नहीं हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसला लेने की समय सीमा से जुड़े हुए नहीं हैं। ये सवाल राज्यपाल, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के दायरे से जुड़े हुए हैं कि किसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, कौन किन चीज़ों के बारे में और कैसे फैसला ले सकता है। फिर कहा गया कि अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201, जिसमें राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो किसी बिल को मंजूरी कितने समय में दे, कब दे या नहीं दे। कहा गया कि संविधान केवल प्रक्रिया बताता है कि कैसे फैसला लेना है, ये तय नहीं करता कि कितनी समय सीमा में फैसला लेना है। तो संविधान में कहीं भी राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए फैसला लेने की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा पूरे भारतीय संविधान में कहीं डीम्ड एसेंट की व्यवस्था नहीं है, कोई उल्लेख ही नहीं है कि अगर आप इतने समय में मंजूरी नहीं देते हैं तो मान लिया जाएगा कि मंजूरी मिल गई। अब आप ज़रा कल्पना कीजिए, ये जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कल को जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये प्रस्ताव पास हो जाता है, जो रूलिंग पार्टी है उसका बहुमत है, प्रस्ताव पास कर दे कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल किया जाता है, तो राज्यपाल और उसके बाद राष्ट्रपति के पास उसे मंजूरी देने के अलावा क्या कोई विकल्प नहीं होगा। और मंजूरी अगर नहीं भी देंगे तो समय सीमा जो 90 दिन की है वो पार होने के बाद उसको मान लिया जाएगा कि मंजूरी मिल गई है। फिर संविधान का क्या होगा, केंद्र राज्य संबंध का क्या होगा, देश की आंतरिक सुरक्षा का क्या होगा, देश की एकता और अखंडता का क्या होगा। ये बहुत बड़े सवालों का मुंह खोल दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने। ये बात लंबे समय से भारत में चली आ रही है, ये चर्चा चली आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोएक्टिव हो गया है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर या दूसरी शक्तियों के अधिकार क्षेत्र में जाकर फैसले लेने लगा है। वो एग्जीक्यूटिव का भी काम करने लगा है और वो विधायिका का भी काम करने लगा है। कानून बनाने का काम संविधान ने संसद को दिया है, प्रशासन चलाने का काम, प्रशासनिक फैसले लेने का काम संविधान ने कार्यपालिका को दिया है। लेकिन आजकल देखा जाता है कि बहुत से मामलों में, सभी मामलों में नहीं, बहुत से मामलों में सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है कि सरकार को ये करना चाहिए, निर्देश देता है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने लगा है, संविधान में जो व्यवस्था नहीं है उसके अनुसार फैसला आने लगा है। सबसे ताज़ा उदाहरण तो इसी फैसले का है, और वो भी संविधान से जुड़े मुद्दे, कानून से जुड़े मुद्दे पर संविधान पीठ फैसला नहीं देती, वो एक सामान्य पीठ फैसला दे रही है। तो ये मुद्दा जब आया था, आपको याद होगा, ये मुद्दा उठा था तमिलनाडु से। तमिलनाडु की विधानसभा से पास कई प्रस्तावों को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी और कुछ समय बीतने के बाद उनको राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इसी के विरुद्ध जो है तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहाँ से ये फैसला आया था। अब मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि समय आ गया है देश में न्यायिक सुधार का, समय आ गया है संविधान के जो तीनों स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, उनको अपनी शक्तियों के दायरे को याद दिलाने का कि आपकी शक्ति यहीं तक है, इसके बाहर नहीं है। अब कल्पना कीजिए, ये सवाल जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उठाया था कि कल को विधायिका जो है किसी मामले पर फैसला देने लगे, तो ये तो काम कोर्ट का है, विधायिका कैसे कर सकती है? तो क्या कोर्ट इस बात को मंजूर कर लेगा? फिर विधायिका इस बात को क्यों मंजूर करे कि कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट करने लगे? और ये हो रहा है और काफ़ी समय से बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। कोई सवाल नहीं उठा रहा था, इसलिए कि इसको सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने जैसा न माना जाए। लेकिन जब पानी गले तक आ जाता है, नाक तक आ जाता है, तब तो प्रयास करना ही पड़ता है। इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और राष्ट्रपति को मजबूर किया ये पत्र लिखने के लिए, ये सवाल उठाने के लिए।
अगर देश को संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चलाना है तो सुप्रीम कोर्ट को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो आप समझिए कि मोर्चा खुल गया है। सरकार ने तय कर लिया कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से बाहर जा रहा है। तो मामला चूंकि सरकार के खिलाफ नहीं था, सरकार के खिलाफ फैसला नहीं था, इसलिए सरकार ने चुनौती नहीं दी है। अधिकार में कटौती की गई है राज्यपाल और राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है, राज्यपाल को निर्देश दिया गया है। इसलिए राष्ट्रपति ने अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सलाह के रूप में ये सवाल पूछे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इन सवालों के जवाब देने का। और जब इन सवालों का वो जवाब देगा तब उसको बताना पड़ेगा कि संविधान में कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत उसने ये फैसला सुनाया। तो आप मान कर चलिए कि आने वाले समय में ये मुद्दा बहुत बड़ा और बड़े राष्ट्रीय महत्व का, दूरगामी महत्व का बनने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।